गुमला जिले के घाघरा के जवाहर नवोदय स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण प्रोजेक्टर के जरिए किया गया। इसमें स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभिभावकों ने हिस्सा लिया है। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता के साथ सुना और उनकी सराहना भी की। वहीं कार्यक्रम के बाद कई बच्चे प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धन से काफी खुश भी दिखे और कहा कि हमें उनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उन पर अमल कर अच्छी तरह से परीक्षा देने की कोशिश करेंगे। आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों को कोई टेंशन होगा। आज हमारे इस जवाहर नवोदय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा 2022 में हमें बताया गया कि हमें किस तरह परीक्षा में परीक्षा से पहले स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, परीक्षा में किस प्रकार ध्यान देना चाहिए। तो इसी विषय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया गया। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन किया कि हमें किस प्रकार एग्जाम में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जो भी सुविधाएं दी जाती है उन्हें पूर्ण करना चाहिए और शांत स्वभाव के साथ, फ्रीली माइंड के साथ एग्जाम देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमें परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत हमें हमारे जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हमें किस तरह से उसे अच्छी तरह से देना है, इससे संबंधित उन्होंने हमें कुछ जानकारियाँ दी। हमें किस तरह से अपने परीक्षाओं के दिन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए तथा फ्री होके एग्ज़ाम देना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला में आज जब हमारा प्रोग्राम 2 बजे प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा पर चल रहा था, कार्यक्रम 2 बजे खत्म हुआ। होने का साथ साथ में हम लोग ने लंच लेने के लिए सभी टीचर्स, स्टूडेंट, प्रिंसिपल सब लोग हम लोग ने गए थे। तो ये एक अकस्मात इंसिडेंट है। ज़्यादा गर्मी का चलते शायद कहाँ पर कुछ हुआ होगा, जिसका चलते ये धुआं वहाँ से निकल रहा है। वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के संगीन आरोपों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। इस बड़ी खबर के साथ ही झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। सियासी गलियारों में अटकलें भी तेज हो गई हैं। आरोप है कि बीजेपी के साथ मिलकर सीता सोरेन हेमंत सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों से संपर्क भी किया गया। हालांकि सीता ने मोटे तौर पर यह कहा है कि राज्य में हो रहे अवैध खनन और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत करने के लिए वो राज्यपाल से मुलाकात कर रही हैं, जबकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजभवन से लौटने के बाद झामुमो विधायक सीता सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती है। जिस तरह से हमारे झारखंड को एक लंबी संघर्ष करने के बाद अलग राज्य बनाए ताकि यहाँ पर आदिवासी, मूलवासी और मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग सबका विकास होने सके। लेकिन आज एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड अलग राज्य बना और आज 21 साल होने के बाद भी हमारे यहाँ की जनता उपेक्षित ही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और हमारे जो कि पार्टी, हमारे पार्टी के जितने भी विधायकगण सभी भाषण में यही कहते हैं कि जल जंगल जमीन की रक्षा किया जाएगा, लेकिन अब जब बारी आती है तो सब चुप रहते हैं। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में नई उत्पाद नीति लागू कर दी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शराब के कारोबार के लिए झारखंड स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले में 75 गोदामों को बंद कर हर प्रमंडल में यानी 5 गोदाम बनाया जाएगा। सरकार ने थोक और खुदरा बिक्री की नियमावली, बार नीति और देसी शराब की नीति भी बना ली है। अब राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। शराब व्यापारी फिलहाल इस फैसले से जहां असमंजस में है, वहीं विपक्षी पार्टी ने सरकार पर तमाम सवाल भी खड़े किए हैं।
का सजेशन दिया था। सबसे पहला था कि जो हमारा 1915 का एक्साइज एक्ट है, जो बिहार एक्साइज का एक्ट था, उसको हम लोगों ने झारखंड में अडॉप्ट किया। उसमें संशोधन कतिपय करने का उन्होंने सुझाव दिया और वो प्रक्रिया जारी है और आगामी जो विधानसभा सत्र होगा उसमें हम लोग करेंगे। और जो भी प्रावधान है वो काफ़ी कड़े होंगे, बिकॉज अभी जो हमारे प्रावधान है 1915 के हैं, तो मैक्सिमम जो ऑफेंसेस हैं वो वेलेबल ऑफेंस हैं, तो उनको नॉन वेलेबल ऑफेंस बनाना, अग्रिम जमानत नहीं मिलने के प्रावधान डालना, 50 लीटर तक अगर किसी के पास मिलता है तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उस लिमिट को कम करना, ये सब की प्रक्रिया जारी है। पिछली सरकार ने जिस प्रकार शराब के राजस्व का नुकसान करके अपनी तिजोरी को भरा है, उस नीति में हम लोगों ने बदलाव किया है। सरकार महागठबंधन की सरकार उस नीति को बदलने का प्रस्ताव लाया है। आप देखें कि पहले जो 750 दुकानें अगर थी रांची में के एरिए में, तो अब उसको बढ़ा करके 1500 किया गया है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके, क्योंकि केंद्र सरकार का बराबर सौतेलापन व्यवहार इस राज्य के साथ होते रहा है। और दूसरी ओर इससे सिंडिकेट और माफियागिरी जो पूर्ववर्ती सरकार में हावी था वो समाप्त होगा। नहीं, देखिए, झारखंड सरकार में विभाग है उत्पाद एवं मद्य निषेध। उत्पाद की तो बात हो रही है, मद्य निषेध की तो बात हो नहीं रही है। तो उत्पाद एवं मद्य निषेध जो नाम रखे हैं तो ये चरितार्थ नहीं हो रहा है। मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के से लोगों को लाकर या इसका तरह तरह के जो एजेंडा सरकार ने शामिल किया है शराब बेचने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं लंबा खेल है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दिन हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख को निर्धारित किया था, लेकिन हाईकोर्ट के जिस बेंच में लालू यादव का मामला सूचीबद्ध था वो बेंच शुक्रवार को नहीं बैठी। पहले सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से रिपोर्ट की मांग की थी। जानकारी आपको ये भी देते चले, सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद से लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। वहीं सीबीआई कोर्ट द्वारा चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए 25 फरवरी को 5 साल की सजा और साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। फिलहाल लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। वहीं गुमला जिले के सभी स्कूलों और छात्रों और शिक्षकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से जागरूकता रथ चलाया गया। इसकी विविध शुरुआत जिले के डीसी सुशांत गौर ने समाहरणालय भवन में की है। इस दौरान शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के साथ ही एसडीओ रवि आनंद और सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा डीसी ने कहा कि छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए साथ ही स्कूल में पानी और शौचालय की व्यवस्था को भी इस रथ के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र पांडे ने कहा कि आगे 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलाकर सभी स्कूलों को जागरूक करने की योजना है। स्कूल में जाएंगे, परिचय होगा, उसके बाद जो डेली का प्रैक्टिस है बच्चों में, जैसे उसको उन लोग असेंबली के समय डेली उन लोग को सिखलाएंगे। उसके बाद उन लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, जैसे कि उस स्कूल का जैसे हैंड वॉश है तो हैंड वॉश के बारे उसको डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा। 45 दिनों का कैंपेन है, इसमें हर विद्यालय तक ये रथ जाएगी और सबसे तो पहले अगर वहाँ कोई शौचालय गड़बड़ है, हैंडपाइप गड़बड़, तुरंत वहाँ मिस्त्री भी है, प्लम्बर भी है, सभी ठीक करेगा और विद्यालय जो 5 स्टार मानक है वहाँ तक ले जाने का प्रयास रहेगा। स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसका जो असर है वो जिसको कहते हैं कि वृहद रूप से या कहें कि मल्टीफेरियस इम्पैक्ट देने के लिए किया गया है, ताकि बच्चों के बीच में स्वच्छता को लेकर विभिन्न पहलुओं के आधार पर विकास हो सके।
वहीं झारखंड के चतरा में रामनवमी और सरहुल पर्व से पहले उपद्रवियों दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस लाइन परिसर में चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार और टंडवा एसडीपीओ शंभू सिंह ने जवानों को मॉक ड्रिल कराया, जिसमें पुलिस के जवानों ने अपनी चुस्ती स्फूर्ति को दिखाते हुए हुड़दंगियों से निपटने का सफल प्रदर्शन किया। ये मॉक ड्रिल करीब 4 घंटे तक चला, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और पुलिस जवानों को दंगा निरोधक बल निरोधक उपकरणों के इस्तेमाल से मॉक ड्रिल अभ्यास कराया। और वहीं एसपी ने पुलिस बल को दंगाइयों से निपटने के टिप्स के साथ साथ कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। आगामी रामनवमी एवं सरहुल पर्व को देखते हुए हम लोगों ने आज पुलिस केंद्र में यहाँ पे क्राउड कंट्रोल की ड्रिल की प्रैक्टिस की है और यहाँ पे सभी जवानों ने काफ़ी जोश में हमारे दोनों एसडीपीओ टंडवा और एसडीपीओ सदर के और सार्जेंट मेजर के निर्देशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। चतरा पुलिस किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और हम लोगों ने आज अपनी इसी तैयारी को आंका है और हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं अपनी तैयारी। उजाले को लेकर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग सभी ये मौका मिला है, झारखंड सरकार ने इस प्रोसेसन को परमिट किया है, जो गाइडलाइंस निकले हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग रामनवमी एवं सरहुल का पर्व मनाएं और प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग प्रदान। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गुमला जिले का एक परिवार हनुमान जी और माता अंजनी की भक्ति में इतना आस्था और विश्वास रखता है कि एक एक पैसा जमा कर लाखों का कांसे का घंटा बनवा दिया। घंटे को अब आगामी 16 अप्रैल को हनुमान जी के जन्मस्थली आंजन गांव में मौजूद ऐतिहासिक मंदिर के आंगन में स्थापित किया जाएगा। ये घंटा गुमला ही नहीं, आसपास के लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं गुमला जिला मुख्यालय के रहने वाले संजीव शर्मा काफी गरीबी से जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन हनुमान जी की जन्मस्थली आंजन गांव स्थित मंदिर गया तो उसके बाद उसकी हर मनोकामना पूरी होने लगी। इसी से खुश होकर संजीव शर्मा ने मंदिर के लिए एक बड़ा घंटा बनाने का मन बना लिया। अब 251 किलो का कांसे का घंटा बनकर तैयार है, जो मंदिर में स्थापित होगा। ये अद्भुत घंटा बनाने के पीछे एक रीजन था। मेरे पास पुत्र रत्न नहीं था, माँ अंजनी से मैंने मांगा, मेरे को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसके उपलक्ष्य में मैं माँ अंजनी को ये समर्पित करना चाहता हूँ। एक एक पैसा किसी से कोई चंदा नहीं लिए हैं, एक एक पैसा अपना जोड़े हैं तो इस घंटे को अद्भुत निर्माण किए हैं। हाँ, माँ अंजनी से बोला था, वो ही ये मेरा पुत्र है। आओ बेटा, आओ। ये कौन सा में हुआ? 2019 दिन मंगलवार को माँ अंजनी ने इसको मेरे को दिया। हम लोग बहुत पहले से ही मतलब एक चुक्का बना के रखे थे, उसमें पैसा हमेशा ही निकालते थे। जब भी मार्केट बेचने जाते थे सामान तो मतलब पैसा निकालते रहते थे। जब हमारे पास बहुत कम पैसा होता था तो हम लोग 50 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 1100 रुपये, उस तरीके से डेली निकालते थे। मतलब वही प्रोसेस में जब हमारा बाबू हुआ तो ये घंटा बन चुका था। मतलब तो इसके फिर उसको कितना बना था? 100 किलो का था पहले। फिर जब बाबू हुआ हमारे तो मतलब कैंसिल करवा के और मतलब उसमें और 251 का वेट करके बनवा दिए और सब मतलब धीरे धीरे सब उन्हीं की कृपा से। गुमला में एक ऐसे घंटे का निर्माण किया गया है जिसका वजन 251 किलो है और इस घंटे को निर्माण करने वाले संजीव शर्मा और नीरज शर्मा उनकी पत्नी हैं। और इस घंटे के निर्माण करने के पीछे एक कहानी है। इनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद इन्होंने अंजनी माता की जाकर शरण में ये आह्वान किया, अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो ये इस तरह का घंटा निर्माण करके उस मंदिर में स्थापित करेंगे। और ये घंटा अब निर्माण हो चुका है। अब गुमला के लोगों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है और इस घंटे को आगामी 16 तारीख को उस मंदिर में स्थापित करने की योजना है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि भगवान की भक्ति का अलग अलग तरीका होता है और इन्होंने इस घंटे को स्थापित करके जो मांग किया था
घंटे को स्थापित करने का जो संकल्प लिया था उसको कहीं ना कहीं पूरा होने के बाद इस घंटे का निर्माण हो चुका है और अब इसे वहाँ स्थापित किया जाएगा। और अभी इन्होंने इस घंटे को अपने घर में रखा है। कुछ दिन बाद इसे शहर में शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाएगी, लोग इसका दर्शन करेंगे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि भक्ति की जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं विश्वास पर आश्रित होती है, जिसे साबित कर रहे हैं यहाँ संजीव शर्मा और उनकी पत्नी ने, जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद पैसे के अभाव होने के बावजूद भी इन्होंने एक एक पैसा जुगाड़ करके इस घंटे का निर्माण करवाया है। और अब ये घंटा कहीं ना कहीं मंदिर में स्थापित होगा और कहीं ना कहीं इस मंदिर की शोभा बढ़ाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट है कि आस्था और विश्वास हो तो भगवान से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है और उसके बाद जो लोग करते हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनता है। नेटवर्क 10 के लिए कुमला से सुशील कुमार सिंह। वहीं बीसीसीएल के सीएमडी सिमरन दत्ता ने आज कंपनी की वर्तमान स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंजनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएमडी सिमरन दत्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में कोल उत्पाद लक्ष्य जो 30% निर्धारित था उस पर कंपनी ने उछाल मारते हुए कुल 30.5% का उत्पाद हासिल किया है। वहीं कंपनी को डिस्पैच में जहां 32.0 का लक्ष्य था, वहीं डिस्पैच बीसीसीएल का इस साल 32.0 से बढ़कर 32.3 हो गया है। सिमरन दत्ता ने मीडिया को जानकारी दी है कि इस साल बीसीसीएल में अपने लक्ष्य 32 मिलियन टन को क्रॉस कर लिया है। उसमें उनके अधिकारियों, मजदूरों, नेताओं का एक विशेष योगदान रहा है। इसमें अंतर ना रहे, आप लोग भी जानना चाहेंगे तो जो सही फैक्ट्स है वो आपका सामने किया। और दूसरा उससे भी बड़ा मकसद है कि एक बार तो आप लोग से मिले, खाली दूर दूर से बात करेंगे वो तो उचित नहीं लगता है ना। आमने सामने अभी कोविड जो भगवान का कृपा से थोड़ा बहुत घट गया तो हम लोग मिले। इस बार का हम लोग का टारगेट बनता है 32 मिलियन टन का प्रोडक्शन मिनिमम, वो हम लोग करने का पूरा कोशिश करेंगे। और वहीं गुरुवार देर शाम सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त और एसपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरायकेला मंडल कारा में छापेमारी की। इस दौरान जिले के 50 से ज्यादा पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें, देर शाम लगभग 6:30 बजे से मंडल कारा में छापेमारी शुरू की गई, जो कि देर रात 8:30 बजे तक जारी रही। वहीं छापेमारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। जानकारी दे दें कि वर्तमान में सरायकेला मंडल कारा में कई बड़े नक्सली बंद हैं। हर महीना एक रैंडम डेट में हम लोग जेल का निरीक्षण करते हैं। उसी परंपरा को हम लोग मेंटेन करते हुए आज औचक निरीक्षण जिला प्रशासन के द्वारा किया गया जेल में। एसपी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ और सभी कई सारे जवानों के द्वारा हर कमरा में जाकर वहाँ जो भी कैदी रहते हैं उनका फिजिकल फ्रिस्किंग भी किया गया है, उनका सामान का भी वेरिफिकेशन तलाशी किया गया है। और गंभीर रूप से कोई किसी तरह का ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन या कोई सिम कार्ड ऐसा कोई प्रतिबंधित चीज़ नहीं मिला है। कुछ जगह कुछ कमियां फिर भी हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। जेल रेड और तलाशी हुआ। डीसी साहब, हम एसडीपीओ, एसडीओ, काफ़ी सारे थाना प्रभारी थे और पुलिसकर्मी थे और काफ़ी देर तक तलाशी हुई। उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, गुटखा फुटका, खैनी वैनी, बाकी कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। और जो भी छोटे मोटे चीज़ बरामद हुई उसकी जब्ती सूची बन रही है, तो उसके हम लोग आगे से कोशिश होगी ये सब चीज़ें भी वहाँ पे नहीं है। और जेल सुरक्षा के प्रति भी हम लोग कटिबद्ध हैं और कैदियों को अनावश्यक लाभ नहीं मिले कहीं से, उसके लिए भी हमने कुछ निर्देश दिए हैं जेल सुपरिटेंडेंट को, हमने और डीसी साहब ने, तो उसका अनुपालन होगा और आगे और बेहतर होगा। वहीं देवघर पुलिस ने साइबर अपराध कर अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले बाप बेटे सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस कप्तान धनंजय कुमार सिंह को मिली सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने मारगोमुंडा और नगर थाना के सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा ई-वॉलेट, यूपीआई, फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनने के अलावा गूगल पर अलग अलग तरह का ऐड देकर भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाया जाता और फिर उनसे पैसे निकलवाए जाते थे। वहीं साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार 5 में से शहूद अंसारी और उसका बेटा मुस्तकीम अंसारी ने साइबर ठगी कर अकूत संपत्ति अर्जित की है। इनकी संपत्ति को अटैच करने के लिए ईडी को लिखा जाएगा। गिरफ्तार 5 साइबर अपराधी के पास से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 1 स्कॉर्पियो और 20,000 रुपए नकद बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ कर अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। किन की गिरफ्तारी हुई है?
देखिए, देवघर पुलिस कप्तान को लगातार जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो गुप्त सूचना प्राप्त होता है, उसमें मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जो बेसिकली गूगल ऐड का काम करते थे। और ये लोग जो है, इसमें से कुछ लोग हैं पैसा उगाही का काम करते थे, और पैसा उठाते थे साइबर अपराध से, और वो पैसा कुछ कमीशन रख करके भी जो साइबर अपराधी थे उसको दे देते थे। वहीं गुमला जिले के डैम से नालंदा नायक की मौत के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के भतीजे बबलू नायक और मृतक की बहू राजमुनि देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में डीएसपी मनीष चंद्र लाल, प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप प्रणव और थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नंदलाल को ख्यात नक्सली दिलधर नायक के अंतिम संस्कार में चैनपुर गया हुआ था, जहां से बीते रविवार वो काफी नशे की हालत में घर पहुंचा और अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसको छेड़छाड़ करता देख मृतक के भतीजे ने उस पर वजनदार डंडे से प्रहार भी कर दिया, जिसके बाद वो वहीं पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद नंदलाल ने शव को बोरे में बंद कर डैम में ले जाकर फेंक दिया। कल भगरा थाना अंतर्गत उकामी डैम में एक अज्ञात शव को बोरा में बांधकर चटाई बांध के फेंकने की बात पर सूचना मिली थी, जिस पर थाना के में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप प्रणव, थाना प्रभारी अभिनव कुमार और देव प्रताप गए वहां पर। जाकर वहां डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान वहीं के नंदलाल नायक के रूप में किया गया। ये उनके बाद प्रकाश नायक की नंदलाल बीते शनिवार को अपने साला हरदिल नायक, जो कुख्यात नक्सल था, उसकी किडनी फेल होने के कारण उसकी मृत्यु इलाज क्रम में हो गई थी, जिसके डेड बॉडी को जलाकर वो रविवार को अपने गांव में आया और वहीं पर काफ़ी नशा पान करने के बाद वो अपने छोटे भाई की पत्नी को छेड़छाड़ कर रहा था, जिसमें उसका बेटा, उसका भतीजा उसको देखकर उसको मना किया, लेकिन नहीं मानने पर इसी बात को लेकर वहाँ पर वाद विवाद हुआ और उसको उनका भतीजा बबलू नायक पत्थर से पूछकर उसकी हत्या कर दिए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वीकार किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही वृद्धि से जनता पर बोझ बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोषी नहीं है। राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के पीछे असली वजह रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध है। युद्ध की वजह से केंद्र सरकार को देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा कीमत पर कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का सीधा असर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पर पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी मूल्य वृद्धि करनी पड़ रही है। मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि जब युद्ध होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होती है, और आज जो भी कुछ हिंदुस्तान में कुछ चीजों का दाम बढ़ रहा है वह युद्ध का प्रभाव है। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।